हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्बन क्लासेस में। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि हम लोग क्लास 10th क्लास 8 से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। ओके, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसका बेसिक मतलब टर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने कर लिया था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम लोग इस रिप्रोडक्शन में थोड़ा अपने एनसीईआरटी बेसिस पर देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमारे आते हैं इस टॉपिक में। ओके, एक्चुअली में मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स को भी बता दिया था कि कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। दैट इज़ फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड ऑल्सो द रीजेनरेशन। ओके, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अपने बता दिया था। बट द थिंग इज़ दैट कि आज हम लोग क्या लेकर चलने वाले हैं, आज हम लोग कौन सा टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट वन टॉपिक फिशन। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा और आप लोगों से पूछना चाहूँगी, हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ, दैट इज़ कि डीएनए, दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ओके, डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास होगा? क्या आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे कि डीएनए कॉपिंग का क्या महत्व हो सकता है रिप्रोडक्शन के केस में, क्या महत्व हो सकता है? आखिर रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ऐसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के इवोल्यूशन के लिए नेसेसरी है रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत पड़ जाती है ऑर्गेनिजम्स को। कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बस माइटोटिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, जस्ट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन और बाय बडिंग, इन सब में हम लोग अभी करने वाले हैं। ओके, कंटिन्यूएशन हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो जनरल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेलुलर लेवल के, या क्या कह सकते हैं हम लोग ऑर्गन लेवल के या टिश्यू लेवल के, सॉरी ऑर्गन लेवल नहीं कहेंगे हम लोग, सेलुलर लेवल, मल्टी सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं जनरली उनमें मल्टीपल फिशन होता है। ओके, मल्टीपल माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ओके, मल्टीपल माइटोटिक डिविजन्स के मतलब क्या है कि एक सेल एकदम कॉपी सेल्स बनाता है अपना, ठीक है, अपना जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है वो कॉपी सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने आप लोग को ऐसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जस्ट कॉपी बनता है। ओके, जो भी बेबी प्रोडक्शन होगा, ऑफ स्प्रिंग जो भी बनेगा वो कॉपी बनेगा, है कि नहीं। तो ये तो रहा हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, ये क्वेश्चन है कि डीएनए कॉपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डीएनए कॉपिंग का मतलब पहले आप लोगों को तो ये जानकारी होनी चाहिए ना कि व्हाट इज़ डीएनए। तो हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में, क्लास 9th में पढ़ा है डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है वो मेन हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ओके, क्रोमोसोम्स जिसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं वही मेन हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो कि पेरेंट्स टू चाइल्ड में जाता है, ट्रांसफ़र होता है कि नहीं। तो वो आखिर जब ट्रांसफ़र होने का टाइम आता है तो उसमें कॉपी होना ज़रूरी है। ओके, डीएनए रिकॉम्बिनेंट होना ज़रूरी है, रिकॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो यही बात यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि डीएनए का जो कॉपी है वो होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सिंपल सी बात, डीएनए कॉपी होगा तभी तो पेरेंट टू चाइल्ड में जाएगा, है कि नहीं। पेरेंट टू चाइल्ड में तभी डीएनए जाएगा जब वो कॉपी होगा, इवन वो माइटोसिस के थ्रू हो या मियोसिस के थ्रू हो। आई बात समझ में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट आंसर कि डीएनए कॉपी होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डीएनए कॉपी नहीं होगा, अगर मान लीजिए हमारा सेल ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, उसका डीएनए बढ़ा ही नहीं, तो वो कहाँ से अपने बच्चों को देगा, अपने डॉटर सेल्स को कहाँ से सप्लाई करेगा डीएनए, है कि नहीं। तो ये ज़रूरत है फॉर रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपी की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, वेरिएशन वगैरह मैंने वैसे भी कल लास्ट लेक्चर में अपने क्लियर कर लिया था। तो अब हम लोग चलते हैं द फर्स्ट वन टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिशन। तो फिशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन्स एक तरह से होते हैं। ओके, अगर एक सेल है तो 2 सेल में बटेगा, 2 सेल है तो 4 सेल में बटेगा, और अलग अलग इंडिविजुअल बनाता है। ओके, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनाता है, बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर्स। ओके, बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर्स एसेक्सुअल की खासियत है माइटोटिक डिवीजन्स। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत है माइटोटिक डिवीजन्स, मतलब सेम कॉपी बनाना,
बट हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ऑल द एसेक्सुअल हैज़ माइटोटिक डिविजन्स एंड द रिजल्ट शुड बी ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो भी डिवीजन हुआ नया ऑर्गेनिज्म बना, ऐसा थोड़े ही होता है। उसमें एसेक्सुअल में भी आपको मल्टी सेलुलर्स मिलेंगे। ओके, समझ में आई बात? जैसा कि मैंने आपको फर्स्टली बताया अभी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी पॉसिबल इन यूनिसेलुलर और इन मल्टी सेल्यूलर। ओके, बट बात यह है कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहेगा, जैसा कि हम लोगों में है। हम लोगों में ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये सब है ना हमारे अंदर, वो उसमें नहीं, में भी पॉसिबल नहीं है। ओके, कुछ एक में है, हम लोग आगे करते करते अपने आप समझ में आप लोग को आ जाएगा। यूनिसेलुलर में तो ये होता ही है, मल्टी सेलुलर्स में भी होता है, बट छोटे टाइप के ऑर्गेनिज्म में। ओके, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब आते हैं हम लोग फिशन की ओर। तो फिशन में भी क्या होगा? रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होगा। क्या होगा फिशन में? माइटोटिक डिविजन्स। अब आप लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए माइटोटिक डिविजन्स क्या है। ओके, तो माइटोटिक डिविजन्स क्या है कि जब एक सेल अपने ही तरह कॉपी प्रोड्यूस करता है, ओके, अपनी ही तरह कॉपी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम लोग माइटोटिक डिविजन्स कहते हैं। ओके, अगर हमारा सेल 2n है तो इससे जो डॉटर प्रोड्यूस होगा वो भी 2n ही होगा। अगर हमारा सेल n है तो इससे जो डॉटर प्रोड्यूस होगा वो भी n ही होगा। आ रही बात समझ में? इक्वेलिटी होगी। ओके, तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग माइटोटिक डिविजन्स कहते हैं। आई बात समझ में? और मियोटिक डिविजन्स की तो खैर हम लोग बात कर ही नहीं रहे हैं, वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है हमारा टर्म, बट वो भी नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। 10th लेवल पे है तो क्या वो भी नॉलेज होना चाहिए। मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है रिडक्शनल। ओके, क्या हो जाएगा? मियोटिक डिवीजन अगर हम लोग करेंगे मियोटिक डिवीजन, तो यहाँ पे हमारा हमेशा 2n सेल बदलेगा n एंड n सेल में। ओके, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? ये जितना कॉम्पोजिशन है ये सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है। बट इस केस में मियोटिक में जैसा कॉम्पोजिशन रहेगा उसका आधा बन जाता है, इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2n सेल। ओके, यहाँ पे हम लोगों को डिप्लॉयड सेल की जरूरत पड़ेगी। 2n सेल, कैसा सेल का जरूरत पड़ेगा? डिप्लॉयड। 2n मीन्स डिप्लॉयड सेल। ओके, ये सब भी आप लोग करेंगे, काफ़ी ब्रॉड सेंस है, ये सब टॉपिक्स आप लोग को करना है। क्लास 10th के लेवल में इतना, इससे ज़्यादा टॉपिक मैं आप लोग को नहीं बता सकती। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं द फिशन। फिशन क्या है? अब हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। फिशन इज ऑलवेज डन इन यूनिसेलुलर्स। किस में डन होता है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑलवेज इन यूनिसेलुलर्स। ओके, ऑलवेज इन यूनिसेलुलर्स। ओके, फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा यूनिसेलुलर्स में ही होता है, और वो भी किस में? वो भी हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस। ओके, अगर आप लोगों ने क्लास 9th में अपना एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें आप लोगों ने जाना होगा कि प्रोटोजोआंस वो ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर्स को ही हम लोग प्लेस करते हैं। ओके, यूनिसेलुलर एनिमल्स आर प्लेस्ड इन प्रोटोजोआंस कैटेगरी। ओके, तो लगभग हर प्रोटोजोआंस फिशन करता है। आई बात समझ में? हर प्रोटोजोआंस फिशन करता है, और साथ ही साथ सम बैक्टीरियाज भी करते हैं। सम बैक्टीरियाज, ओके, ये हमेशा फिशन करते हैं। अब ये फिशन है क्या, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिशन में होता क्या है? स्प्लिटमेंट ऑफ सेल। ओके, स्प्लिटमेंट वो भी कैसा? लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटमेंट। कैसा स्प्लिटमेंट? लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटमेंट ऑफ सेल इनटू 2 इक्वल सेल्स। ओके, क्या होता है? तो लिखते हैं हम लोग फिशन, द प्रोसेस इन विच मैच्योर्ड सेल्स या ऑर्गेनिज्म हम लोग लिख सकते हैं। ओके, मैच्योर्ड सेल्स और ऑर्गेनिज्म splits longitudinally into 2 or many equal
सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? एकदम सिंपल एंड सिंपल डेफिनेशन है। द प्रोसेस इन विच मैच्योर्ड सेल्स और ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडिनली इनटू टू और मेनी इक्वल सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्यों मैं बार बार सेल्स और ऑर्गेनिजम्स लिख रही हूँ? क्योंकि सेल इज इक्वल टू ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यूनिसेलुलर है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें तो हम लोग सेल बोले या ऑर्गेनिजम्स बोले, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो एक सेल या तो दो बराबर भागों में या तो मेनी इक्वल पार्ट्स में बटेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन, ओके, तो ये प्रोसेस हमारा फिशन कहलाएगा। अब इसे हम लोग डिटेल करते हैं। ओके, बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा, अब इसका डिटेल हम लोग करते हैं। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, टू टाइप्स के हैं ये, टू टाइप्स। नंबर वन है हमारा बाइनरी फिशन, एंड नंबर टू है हमारा मल्टीपल फिशन। ओके, तो बाइनरी फिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। ओके, डिस्कशन एक एक करके करते हैं। बाइनरी फिशन के लिए क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी के टाइम दो बराबर भागों में बढ़ता है। ओके, यही पूरा डेफिनेशन हमारा होगा, बट यहाँ पे हमारा इनटू टू इक्वल सेल्स हो जाएगा, नॉट मेनी। ओके, तो क्या हो जाएगा बाइनरी फिशन में? टू इक्वल सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। ओके, किस में डिवाइड होगा? जब सेल मैच्योर होगा तो वो दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी फिशन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लर्न करना है। एक है अमीबा, एक है पारामीशियम, एक है लेशमेनिया। ओके, तीन नाम आप लोगों को लर्न करना है। इन तीनों को अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, इनका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो इसका डिवीजन मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, आप एक अमीबा को ले लीजिए इस तरह से, दिस इज एन अमीबा सेल का ये है साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, ये कौन से फेज में गया? अब ये क्या हो जाएगा कि इसका जो सेल है ये कुछ इस तरह का रहेगा, इसका जो न्यूक्लियस है ये इस तरह से स्प्लिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, तैयार हो जाएगा। अगले स्टेज में क्या हो जाएगा कि ये सेल ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इसका न्यूक्लियस दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, दो भागों में बटा, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में? ये ऐसे 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 करके ये स्प्लिट हो जाएगा। ओके, जो स्प्लिटमेंट जब इसका होगा तो ये अलग अलग डॉटर सेल्स बना देगा। आई बात समझ में? लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटमेंट हुआ। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटमेंट हुआ, एक सेल से कितना सेल बना? दो डॉटर सेल्स, वो भी दोनों इक्वल बने। ओके, इक्वल डॉटर सेल्स इसके बनेंगे। तो यही सेम केस हमारे अमीबा के केस में होता है, पारामीशियम में होता है, एंड लेशमेनिया में होता है। ओके, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा और करते हैं कंप्लीशन। इन तीनों ही ऑर्गेनिजम्स को लेके हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे। अमीबा में कौन सा पार्ट है जो उसका लोकोमोशन में हेल्प करता है? ओके, अमीबा हैज स्यूडोपोडिया, ओके, पारामीशियम हैज सीलिया, ओके, हेयर लाइक सीलिया, एंड लेशमेनिया हैज फ्लैजिला। ये क्या है? विप लाइक। ओके, ये कुछ टर्म्स है जो हमें लर्न करने हैं। स्यूडोपोडिया, इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फीट। सीलिया है हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये एडहेशन में भी हेल्प करता है, चिपकने में होस्ट से, और साथ ही साथ ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, कई सारे काम है। सीलिया हेयर लाइक है, मतलब अगर हमारा ऑर्गेनिज्म इस तरह से अगर हम लोग इस तरह बनाए तो इसमें देखिए दिस वन, ये है हमारा पारामीशियम। ओके, और यही अगर हम लोग लेशमेनिया की बात करें, अगर हम लोग ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाए तो इसमें ऐसे करके ओनली वन एंड पर एक फ्लैजिला मौजूद है। ठीक है, दिस इज फ्लैजिला। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इन दोनों का स्ट्रक्चर्स करते हैं। और अमीबा तो आप लोग जानते ही हैं, अमीबा एकदम सिंपल टॉपिक है। उसका स्यूडोपोडिया वो
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। स्यूडोपोडिया को क्या कहते हैं हम लोग? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए हमारा कुछ और क्वेश्चंस इससे आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स। लेशमेनिया से रिलेटेड हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बिलोंग करता है। लेशमेनिया एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ओके। ऐसे तो सभी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा भी डिजीज कॉजिंग है, अमीबोइक डिसेंट्री फैलाता है, अमीबोइक डिसेंट्री, ओके। अमीबा कॉज अमीबोइक डिसेंट्री। यही लेशमेनिया के लिए हम लोग करते हैं, लेशमेनिया कॉजेस लेशमेनियासिस, जिसे हम लोग काला अजहर के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ओके। ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन होता है द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। तो क्या डिफरेंस हो सकता है बताइए? सीलिया कितने हैं? नंबर्स में मैनी है, ओके। सीलिया एंड फ्लैजिला का डिफरेंस हमारा आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या हो जाएगा? सबसे पहला डिफरेंस हो जाएगा मैनी इन नंबर और फ्लैजिला हो जाएगा 1 और 2 इन नंबर, ओके। सीलिया किस में प्रेजेंट है? सीलिया कैसा है? हेयर लाइक है, हेयर लाइक। और फ्लैजिला कैसा है? विप लाइक, ओके। थर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीलिया इज प्रेजेंट इन पारामीशियम और फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन लेशमेनिया, ओके। तो ये है हमारा बाइनरी फिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको लर्न करने हैं, ओके। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। सीलिया फ्लैजिला वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देन वी हैव टू लर्न अबाउट द डिजीजेस दैट कॉजेज बाय प्रोटोजोन्स, दैट अमीबा कॉजेज अमीबोइक डिसेंट्री एंड लेशमेनिया कॉजेज लेशमेनियासिस, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ओके। हर एक टॉपिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके, ओके। चलिए अब हम लोग इसे आगे करते हैं। दैट इज कौन सा वाला टॉपिक अब हमारा बचा? दैट इज मल्टीपल फिशन, ओके। मल्टीपल फिशन भी हम लोग करेंगे, बहुत ही आसान वे में मल्टीपल फिशन को मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ आप लोगों को। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो पाए इन वीडियोस को देख करके, ओके। क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस है, काफ़ी आसान सिलेबस है और आप लोगों को सभी को मतलब ज़रूरत है इन सारे टॉपिक्स की, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, रिप्रोडक्शन, जो कि काफ़ी कॉमन चैप्टर है। बहुत सी क्लासेस में ये चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बट क्लियरेंस नहीं हो पाता है बच्चों का, ओके। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग का क्लियरेंस हो जाए, एकदम ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोग बना पाएँ। हम लोग अपने एनसीईआरटी के बेसिस पर अदर बुक्स अगर आप लोग लेना चाहते हो तो अदर बुक्स से भी नोट्स आप लोग करते हैं, तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोग को समझा रही हूँ, ओके। तो इतना कर लेने से फिर आप लोग को और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा करते हैं, मल्टीपल फिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया वही वाला डेफिनेशन जो फिशन में हमने किया है, वही सेम डेफिनेशन हम लोग यहाँ भी करेंगे, बट होगा क्या? यहाँ पे मैनी ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे। कितने बनेंगे? मैनी ऑफ स्प्रिंग्स या बेबीज भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके। ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मल्टीपल का मीनिंग ही हुआ बहुत सारे बनते हैं, ओके। तो ये कौन से किसके केस में होता है? ये होता है इन द केस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स, ओके। प्रोटोजोन्स तो है ही, बट सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स है। एक इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हमारे बुक्स में शेयर किया गया है, सारे एनसीईआरटी हो या कोई भी मॉड्यूल वाले बुक्स हो, हर बुक्स में ये दिया हुआ रहता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, ओके। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट, ओके। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट
प्रोटोजोइक पैरासाइट। कैसा पैरासाइट है? सबसे पहले हमारा आंसर होगा कि प्लाज्मोडियम इज अ वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन। तो सबसे पहला हमारा आंसर आएगा दैट इज प्रोटोजोअन, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ऑल प्रोटोजोअन्स कैन शोज द फिशन। ओके, फिशन हमेशा प्रोटोजोअन्स में होता है। तो प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो अ प्रोटोजोअन। ओके, प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो अ प्रोटोजोअन, बट प्लाज्मोडियम का क्या स्पेशलिटी है जो इसे हम लोग को इतना महत्व देना पड़ रहा है? प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट। ओके, प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट। ओके, जो हमारे ब्लड में आ करके हमारे लीवर तक पहुंच करके हमें मलेरिया डिजीज देता है। ओके, हमारे लीवर तक पहुंच करके एक तरह से लीवर इन्फेक्शन करा करके ये मलेरिया डिजीज हमें देता है। ओके, तो क्या है प्लाज्मोडियम? देखिए, प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज फैलाता है, इसे मलेरिया पैरासाइट दैट इज MP के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे आता है हमारे बॉडी में? फ्रॉम फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्वीटो। ओके, फ्रॉम फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्वीटो। एक मॉस्क्वीटो है, एक मच्छर है, आप लोग भी जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। ओके, बट एक स्पेशलाइज्ड मच्छर, ये नहीं कि सारे मच्छरों के काटने से, दैट इज फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्वीटो। ये क्या होती है? ये होती है वेक्टर ऑफ मलेरिया। ओके, मलेरिया के लिए ये वेक्टर का काम करती है। क्या है वेक्टर का मतलब? ये प्लाज्मोडियम को लेके भी चलती है और उसके लाइफ साइकिल को भी चलाती है। समझ में आया? ये उसके लाइफ साइकिल को भी चलाती है, इसलिए इसे हम लोग कैरियर ना बोल के वेक्टर बोलते हैं। ओके, प्लाज्मोडियम छोटे रूप में आता है, उसका बड़ा रूप होता है, वो मतलब हार्मफुल बनता है, तब हमें इन्फेक्ट करता है। आई बात समझ में? तो ये तो थोड़ा बड़ा लेवल का टॉपिक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को। सिंपल सा टॉपिक आपको लर्न करना, दैट इज फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्वीटो के थ्रू प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इन करता है, हमारे ब्लड में इन करता है। ओके, और ब्लड में इन करने के बाद वो कहाँ तक पहुँचता है? लीवर तक पहुँचता है। ओके, अब लीवर में जब वो पहुँचेगा, ये है प्लाज्मोडियम। ओके, ये है प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस। ओके, ये पहुँच गया हमारे लीवर तक। ओके, हमारे बॉडी में पहुँच गया। अब क्या करेगा कि इसके आसपास एक सिस्ट बन जाएगा। ओके, इसका सिस्ट बन जाएगा, इस तरह से एक सिस्ट बन जाएगा। सिस्ट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ओके, प्रोटेक्टिव लेयर है सिस्ट, जो कि बनेगा प्लाज्मोडियम के बाहर। ओके, कब तक के लिए? जब तक वो प्लाज्मोडियम कई सारे प्लाज्मोडियम्स में डिवाइड ना हो जाए। आई बात समझ में? मतलब एडवर्स कंडीशन में वो सिस्ट फॉर्मेशन के सिस्ट के अंदर रहेगा। ओके, एडवर्स कंडीशन, जब उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगी तब वो सिस्ट के अंदर रहेगा। ओके, और अंदर ही अंदर अपना काम करेगा। आई बात समझ में? जब वो अंदर ही अंदर काम करेगा, यहाँ पे दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द प्लाज्मोडियम। ओके, तो क्या करेगा अब आगे जाके? ये सिस्ट तो है ही बाहर में, इसके अंदर ये प्लाज्मोडियम तो है ही, इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। आई बात समझ में? कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये तो हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन। और जैसे ही इसे दिखेगा कि फेवरेबल कंडीशन है, हमें मतलब आराम से घूमने फिरने के लिए जगह मिल गया, ठीक है, तब क्या करेगा कि ये सिस्ट को भी बर्स्ट कर देगा। ओके, क्या करेगा? सिस्ट को बर्स्ट कर देगा। ये हमारा सिस्ट हो गया बर्स्ट, और ये जो अलग अलग प्लाज्मोडियम्स हैं, ये प्लाज्मोडियम का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और ये ऐसे करके बाहर निकलने लगेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिस्ट बर्स्ट। ओके, और एक बार में एक प्लाज्मोडियम से लगभग हजारों प्लाज्मोडियम्स बन सकते हैं। ओके, कितने प्लाज्मोडियम बन सकते हैं? 1 प्लाज्मोडियम से 1000 प्लाज्मोडियम। ओके, 1000 भी अप्रोप्रिएटली हम लोग नहीं कहेंगे। ओके, थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम बन सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम्स बन सकते हैं। यानी कि कैसा फिशन हुआ? ये हो गया हमारा मल्टीपल फिशन। ओके, क्लियर सी बात है, ये हो गया हमारा मल्टीपल फिशन। एक प्लाज्मोडियम ने कई सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम बनाए।
ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, अब हमें पूरी तरह से सिक कर देगा, पूरी तरह से हमें बीमार कर देगा, ठीक है, मलेरिया डिजीज हमारे अंदर फैला देगा। ओके, फिर हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि प्रोटोजोअन्स ज़्यादातर हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ओके, हार्मफुल होते हैं। प्रोटोजोअन्स फिशन करते हैं, फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, फिशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हर एक टॉपिक को एकदम मैच कीजिएगा, ओके। फिशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फिशन में भी दो टाइप्स आते हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन जनरली 3 प्रोटोजोअन शो ऑफ करते हैं हम लोगों के बुक के अकॉर्डिंग, अमीबा, पारामीशियम एंड लेशमेनिया। और जो दूसरा वाला फिशन है दैट इज मल्टीपल फिशन फ्रॉम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ स्पेशलाइज्ड पैरासाइट दैट इज अ प्रोटोजोअन मलेरियल पैरासाइट। ये हमारे अंदर मलेरिया डिजीज फैलाता है। एक प्लाज्मोडियम थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम मतलब डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा हमारा फिशन का लेक्चर, ओके। अगर आप लोग को इस तरह से वीडियोस पसंद आ रहे हो, इस तरह से डिटेल्स आपको समझ में आ रहे हो फ्रॉम आवर NCERT और फॉर एनी अदर बुक यू हैव टू चूज़, तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में भी ये सारी वीडियोस को शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।